नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ के फोर्थ प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको 3 मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ साइंस के भी 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो इन सबको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नाम से। तो प्लेलिस्ट में तमाम वीडियो आपके डले हुए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको संख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं, इनके कितने गुणक सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनके कितने गुणक सम संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर पहले तो हम देखें गुणक हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि गुणक निकालना आपको आना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल से बात करें जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें 12 की कि 12 के गुणक कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखें 12 किस किस संख्याओं से डिवाइड होता है। 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से और 12 से। अगर इनको सभी को आप काउंट करेंगे तो आपको 3 और 3 6, यहाँ पर 6 मिल जाएंगे। तो 6 इसके क्या होंगे, गुणक होंगे। आप इसको पावर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। यहाँ पर आप इसको लिख दें 4 गुणित 3, वो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इससे हम गुणक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो पावर होती है आपकी, इसमें +1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 + 1 को इंटू कर देंगे हम इसमें 1 + 1 में। तो 1 + 1 में इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3 इंटू 2, यहाँ पर बराबर मिल जाएगा हमें 6 के। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर गुणक निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। क्योंकि इस प्रकार से निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, बड़ी संख्या में गुणक निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनके कुल गुणक निकालेंगे। कुल गुणक कितने हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कुल गुणक। कुल गुणक आप कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 + 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 + 1 कर देना है, पावर में 1 बढ़ाते जाएं आप। 5 की पावर यहाँ पर 3 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3 + 1। अगला देखें आप, 7 की पावर 5 है, तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है 5 + 1। तो ये हमारे यहाँ पर कुल गुणक मिल जाएंगे। 8 और 1 यहाँ पर 9 होगा, 9 इंटू यहाँ पर आप देखें 3 है, इंटू यहाँ पर आपका 4 होगा, इंटू यहाँ पर आपका 6। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, कुल गुणक मिल जाएंगे। 9 गुणित 3 आपका 27 हो जाएगा, 27 इंटू 6 गुणित 4 आपका 24 हो जाएगा। तो ये आपके इतने कुल गुणक आ गए यहाँ से। अब यहाँ पर आगे हमसे पूछा गया कि सम गुणक कितने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले सम गुणक छोड़ देने हैं। जैसे 2 की पावर 8 है, तो 2 आपका सम है, तो इसको आप छोड़ दें। इनके गुणक निकाल लें, जो यहाँ से यहाँ पर आपके विषम है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएंगे आपके विषम गुणक। विषम गुणक आप कैसे निकालेंगे, जो ये विषम वाली पावर है। तो यहाँ पर कितना है आपका 2 + 1 है, यहाँ पर आपका 5 की पावर 3 है, तो 3 को क्या करेंगे आप 1 बढ़ा देंगे, 3 + 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 की पावर 5 है, तो 5 + 1। तो ये आपके कुल यहाँ पर विषम गुणक मिल जाएंगे। 3 इंटू यहाँ पर होगा आपका 4 इंटू 6, तो ये कितना मिलेगा आपको 3 इंटू 24। ये आपको यहाँ पर विषम गुणक मिल जाएंगे। अब सम गुणक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके सम गुणक हो जाएंगे। कुल गुणक में से आपको क्या करना है, कुल गुणक में से माइनस कर देना आपको विषम गुणक। तो विषम गुणक को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको सम मिल जाएंगे। कुल गुणक कितने हैं आपके 27 इंटू 24 हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3 इंटू 24 को। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 24 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 27 - 3। 27 - 3 आपका कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 इंटू 24। 24 इंटू 24 कितना होता है आपका 576। तो इस प्रकार से आंसर आप निकाल सकते हैं। सी वाला आपका आंसर है। आपको पहले कुल गुणक निकाल ले हैं, उसके बाद आपको विषम गुणक निकाल ले हैं। जब आपके विषम गुणक निकल जाएंगे तो हम कुल में से विषम को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा सम गुणक। अगर हमसे सिर्फ विषम पूछा गया होता तो हम क्या आंसर कर देते, 3 गुणित 24 आपका विषम गुणक है। कुल गुणक पूछे जाते तो आपके 27 गुणित 24 कुल गुणक हैं। सम गुणक यहाँ पर आपके पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आप 576 सम गुणक आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, P/B - C बराबर है Q/C - A बराबर है R/A - B के, तो P + Q + R का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके बराबर की गई हैं, तो इन्हें हम किसी एक कांस्टेंट के बराबर रख लेंगे। जैसे अगर हम इनको क्या मान लें कि ये सारी चीजें आपकी K के बराबर हैं, तो यहाँ पर हमें P क्या मिल जाएगा, P देखें आप B - C K से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके आपका, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर BK - CK। अगला आप देखें Q क्या मिल जाएगा, अब C - A बराबर में K के मल्टीप्लाई होगा, तो K इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा CK - AK।
इसके बाद आपको आर क्या मिलेगा, इसको भी बराबर रखेंगे हम के, तो ए माइनस बी के में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें ए के माइनस बी के। अब हमसे क्या पूछा गया है, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे इन सबको आप ऐड करेंगे, अब बी के यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। सी के यहाँ पर आपका प्लस का है और यहाँ पर आपका माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। ए के यहाँ माइनस का है, यहाँ पर प्लस का, तो ये दोनों भी आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ने पर P प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या मिल रहा है, 0। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर एक संख्याओं का समूह आपको दिया गया है, इनकी माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों चीजें यहाँ पर एक साथ आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले माध्यिका बताना है, उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्य। अब इसके क्रम में आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, माध्यिका निकालें। माध्यिका हम कैसे निकालते हैं इसको लेकर मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। तो माध्यिका यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। इन सबको क्या करेंगे, आप आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या आपकी क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, फिर आपका 3 है, 3 के बाद यहाँ पर आप 4 नहीं है, 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख लेंगे। उसके बाद 6 7 नहीं है, 8 आपका कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, तो 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद 9 कितनी बार है आपका, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार हम यहाँ क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर माध्यिका क्या होती है, जो बिल्कुल बीच में आपका होता है। जैसे टोटल संख्याएं आप काउंट करें, यहाँ पर 4 8 9 संख्याएं हैं, तो 4 संख्या आप यहाँ छोड़ देंगे और 4 संख्या आप यहाँ छोड़ेंगे, बीच की संख्या 8 आपको क्या मिल जाएगा, माध्यिका। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, एक ए वाला एक बी वाला। अब यहाँ पर इन 2 में से एक आपको आंसर करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आप लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, लास्ट वाला भी यहाँ पर सेम है, तो आपको माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप माध्यिका निकाल चुके हैं। माध्यिका आपकी 8 है, तो अब माध्य आप नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ बहुलक चेक कर लेंगे और बहुलक से ही आपको आंसर करना है। अगर आपका बहुलक समान होता तो हम क्या करते, माध्य निकाल के देखते, बहुलक में हम समय खराब नहीं करते, लेकिन यहाँ पर माध्य हमारा बराबर है। माध्य आपका क्या होता है, माध्य का मतलब होता है औसत। तो इन सभी संख्याओं का आप औसत निकाल लेंगे, जैसा नॉर्मली संख्याओं का आप औसत निकालते हैं, तो इन सब का अगर आप औसत निकालेंगे तो आपको माध्य मिल जाएगा। बहुलक आपका क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि जो आपका सबसे ज्यादा बार इनमें आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, आप देखें यहाँ पर 9 आपका 3 बार है, 1 2 3, तो 9 ही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ से बहुलक हमें क्या मिल गया, 9 है। और यहाँ पर आप देखें बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है बहुलक आपका 9 है। माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों में ऑप्शन में 6 है, तो 6 इसका माध्य होगा। आप चाहें तो एवरेज सभी का निकाल सकते हैं, वो आपका माध्य है। इस तरीके से आप इन सबको निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सभी विषय के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने अपने एप्लीकेशन संदीपनी एकेडमी हटा पर एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जो आपका ईएसबी 2025 का सिलेबस जारी किया गया है उसी के अनुसार पूरी टेस्ट सीरीज आपकी डिजाइन की गई है। फुल लेंथ टेस्ट वहां पर डलना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आपके वर्तमान में 5 टेस्ट वहां पर डल चुके हैं, आगे और भी टेस्ट वहां पर धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे, तो उनको जाकर आप जरूर देखें। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से। प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या आपकी क्या होती हैं। जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय बोलते हैं, और जिनको नहीं लिख सकते उनको हम अपरिमेय बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्यूब रूट 2 लिखा है, तो इसको हम p बटे क्यू में नहीं लिख पाएंगे, तो ये आपकी परिमेय नहीं होगी। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर भी क्यूब रूट 4 है, तो इसको भी हम p बटे क्यू में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो इससे क्या बाहर आ जाएगा, आपका 2 बाहर आएगा, तो बिल्कुल इसको हम परिमेय के रूप में लिख पाएंगे। यहाँ पर इसको भी आप परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर 2 अंकों वाली जो संख्या है आपकी, उसका योग 9 दिया गया है। तो यहाँ पर सभी संख्याएं आप देखें, 4 और 5 आपका 9 होगा, 6 3 9 होगा, और यहाँ पर 2 और 7 भी आपके 9 होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आप आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आगे आप देखें जो संख्या आपकी क्या होती है, अंकों को बदलने पर 45 कम हो जाती है। अगर इसके अंक आप बदलेंगे तो क्या बनेगा, ये 54 बनेगा, लेकिन इनका डिफरेंस 45 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसको आप देखें, इसके अंक बदलने पर क्या बनेगा, ये 36 बनेगा,
वो 3 में से 6 माइनस करेंगे पीछे 5 नहीं आएगा, यानी कि ये वाली भी संख्या आपकी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब आप स्थान बदलते हैं तो संख्या आपकी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले संख्या आपकी बड़ी होगी, उसके बाद जब आप स्थान बदलेंगे तो संख्या आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि तभी इनका अंतर कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या आपकी बड़ी रही होगी, अंक बदलने पर संख्या आपकी छोटी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बदली हुई संख्या ज्ञात करें। तो बदली हुई संख्या कौन सी है, जो आपकी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर आप बिना देखे आंसर 27 कर सकते थे, लेकिन इसे हम नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे। 2 अंकों वाली संख्या का योग क्या है, 9 है। तो अंक मान लें आप, एक x है एक y है आपका, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। जब इनको आप बदलते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो एक्स वाई जो हम यहाँ पर संख्या क्या मानेंगे, संख्या एक्स वाई मानेंगे अगर, तो इसके अंकों का योग 9 मिल जाएगा। इसको पहले हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली इनको हम क्या करेंगे, स्थानीय मान के रूप में लिख दें। जैसे 10x प्लस 22, इसको आपने कैसे लिख दिया, जैसे अगर हम बात करें 12 की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 प्लस यहाँ पर आपका 2। एक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसमें हम 10 का गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर सैकड़े पर अंक होता है तो इसमें हम 100 का गुणा करते हैं। इस तरीके से आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दहाई वाले अंक में 10 का गुणा कर दिया और 22 को ऐसा लिख दिया। जब इनके अंकों को हम बदलेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पर बदलने पर आपकी संख्या क्या बनेगी, बदलने पर बन जाएगी आपकी 22x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 10y प्लस x के रूप में। क्लियर है। अब ये पहली वाली संख्या है आपकी, और ये आपकी बदलने के बाद कितनी कम हो जाती है, 45 कम हो जाती है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 45 है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 10x प्लस बाई माइनस 10y माइनस x बराबर मिलेगा हमें 45 के। आगे आप सॉल्व करें, 10x में से एक x माइनस होगा तो ये कितना मिलेगा, 9x। यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 9y बराबर मिलेगा आपको 45। अब 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस बाई बराबर क्या मिल जाएगा, 9 से आपको क्या करना है, 45 को काट देना है। तो 45 कितनी बार कट जाएगा, इससे आपका 5 बार। तो x माइनस बाई हमें क्या मिलेगा, x माइनस बाई है आपका 5। अब इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बाई से बाई कैंसिल होगा, तो 2x क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, 9 और 5 14, यानी कि x मिल गया यहाँ से हमें 7 है। और x का मान आप यहाँ पर रख देंगे। जैसे यहाँ पर अगर x का मान आप 7 रखेंगे तो 7 जाके माइनस हो जाएगा, तो बाई हमें कितना मिल जाएगा, 2 है। हमसे पूछी गई बदली हुई संख्या, तो बदलने के बाद संख्या क्या बनती है, बाई x। तो बाई हमारा 2 है और x हमारा 7 है। तो 27 आंसर आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कॉमन सेंस से सॉल्व करके बताया था, तो वैसे भी आप आंसर लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक समभुज त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के मध्य बिंदु एक्स वाई जेड हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर की परिधि 24 है तो त्रिभुज एक्स वाई जेड की परिधि कितनी होगी। अब यहाँ पर समभुज की बात की जा रही है। समभुज यानी कि मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। वो कौन से त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जो आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को ही समभुज त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ पर पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड इनके मध्य बिंदु हैं। पहले इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा P है, यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R है। अब इनके मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई जेड हैं। तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा, यहाँ पर आपका y और यहाँ पर आपका z है। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर की परिधि 24 है तो यहाँ पर हमें त्रिभुज एक्स वाई जेड की परिधि बतानी है। तो पहले हम एक्स वाई जेड को मिला लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसकी परिधि हमें बतानी है। अब यहाँ पर आप देखें, आपको पहले क्या बोला गया था, पी क्यू आर की परिधि कितनी है, 24 है। तो यहाँ पर सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो जो आपकी परिधि है ये आपकी 3 भाग में बढ़ जाएगी, यानी कि एक भुजा आपकी कितने की होगी, 8 सेंटीमीटर की हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से भुजा 8 सेंटीमीटर की भुजा है। और ये चीज़ें आपकी क्या है, बराबर हैं, क्योंकि एक्स आपका क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो ये आपकी 4 हो जाएंगी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, 4 हो जाएंगी। अब यहाँ पर आगे त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको क्या लगानी है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज की अगर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज है आपका, तो ये दोनों आपकी क्या होंगी, एक्स वाई और आर क्यू, ये आपकी पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने के चलते ये क्या हो जाती है, इस वाली भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य बिंदु है आपके एक्स वाई। तो ये आपको 4 मिल जाएगा। इस तरफ से आप देखेंगे तो ये वाली आपको 4 मिल जाएगी, और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये वाली आपको 4 मिलेगी। इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा,
4 + 4 + 4 आपको 12 क्या मिलेगा, एक्स बाई जेड की परिधि यहाँ से मिल जाएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये जो आपका अंदर वाला त्रिभुज बना है ये इक्वल 4 भागों में से बांट देता है। जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और आपके 4 भाग हैं। चारों भागों का यहाँ पर क्षेत्रफल आपका समान होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप त्रिभुज हैं जिसमें बीसी 4 सेंटीमीटर है, ईएफ 7 सेंटीमीटर है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इनके क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं तो ये त्रिभुज की भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। परिमाप आपका त्रिभुज की भुजाओं के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एबीसी त्रिभुज की बीसी भुजा होगी और ईएफ किस त्रिभुज की होगी, आपकी डीईएफ के। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, आगे से आप सॉल्व करें। 144 बटे त्रिभुज यहाँ पर है आपका डीईएफ बराबर मिल जाएगा, बीसी कितना है 4 है और यहाँ पर 7 आपका क्या है, ईएफ है। तो पहले आप 4 से इसे काट दें, ये कितने बार कट जाएगा, 36 बार। अब आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या मिलेगा, 36 गुणा 7 है तो 7 का गुणा 6 में करेंगे, पीछे 42 का 2 आएगा। 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका ए वाले में, तो आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समय इस प्रकार से भी आपको बचाना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 252 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करें। कुछ इस प्रकार से आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है। इस तरीके से आपका समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ये आपकी बराबर होती हैं। आगे आपको क्या बोला गया है, यदि यहाँ पर एक कोण क्या बोला गया, उसके छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है। तो छोटा कोण हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर छोटा कोण आप x मान लें। छोटा कोण बराबर है हमारा x के। तो यहाँ पर जो आपका बड़ा कोण है वो कितना हो जाएगा, बड़ा कोण क्या बोला गया है, छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम, यानी कि x के 3 गुने से 28 कम। ये आपके बड़े कोण का माप है। तो ये वाला कोण क्या मिल गया हमें, यहाँ पर छोटा वाला कोण है हमारा x है और ये बड़ा वाला कोण हमें क्या मिल जाएगा, 3x - 28 है। अब यहाँ पर ये आमने सामने की जो कोण होती हैं इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो कोई भी 2 एंगल आप रेगुलर ले लेंगे, क्रमागत जो आपके एंगल है, जैसे ये वाला एंगल या फिर इसको ले लें तो इनका योग 180 होता है। आप इस वाले कोण को इस वाले कोण के साथ लें तो इसका योग भी 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x + 3x - 28 बराबर मिल जाएगा 180 डिग्री के। 28 यहाँ पर जाकर आपका जुड़ जाएगा तो 4x बराबर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 208 के। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, 4 से आप काटेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पर 52 के। x 52 मिल गया, लेकिन हमसे पूछा गया बड़े कोण की माप। तो x का 52 मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 3 से 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 15 156 - 28 करना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा। यहाँ पर आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। 128 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, बड़े कोण की माप होगी। क्योंकि यहाँ पर हमसे बड़े कोण की माप पूछी गई है तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थिर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी एफ 4 सेंटीमीटर है, सी एफ 16 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर हमें वृत्त की बात की जा रही है। एक इस प्रकार से आपका वृत्त है और इसमें 2 जीवाएं ए बी और सी डी बाहर किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे इसको हम आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से बाहर किसी एक पॉइंट पर ये दोनों जीवाएं आपकी काट रही हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि एक ये पॉइंट है आपका एफ जिस पर ये दोनों जीवाएं काटती हैं। एक यहाँ पर आपकी क्या है, ए बी है और एक आपकी सी डी है। अब इसकी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है ए एफ इंटू बी एफ बराबर हो जाता है आपके सी एफ इंटू डी एफ। क्लियर है, सी एफ इंटू डी एफ के बराबर होता है। अब यहाँ पर ए एफ आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, 12 है। 12 इंटू यहाँ पर है आपका 4 बराबर ये मिलेगा आपको सी एफ 16 दिया गया है इंटू डी एफ यहाँ से आपका निकल जाएगा। पहले आपको ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की भुजा लेनी है, इंटू करना है इस छोटी वाली का। ऐसे ही आपको यहाँ पर पहले ये पूरी भुजा लेनी है, उसके बाद इंटू करना है इस बाहर वाली भुजा का। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ से मिल जाएगी। अब इसमें आप देखें आगे
4 से कटेगा ये आपका 4 बार और 4 से ये कट जाएगा आपका 3 बार। तो डी एफ यहाँ से आपको क्या मिल गया, डी एफ मिल गया 3 है। और यहाँ पर आपसे सी डी पूछा गया है, सी डी कितना होगा, ये इतना वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी एफ में से डी एफ को माइनस कर देंगे। तो सी एफ टोटल हमारा कितना है, 16 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इस वाली डी एफ को जो हमने यहाँ पर निकाला है 3 है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक सरल रेखा के एक्स माइनस 3y बराबर 6 है, बिंदु 3 2 से होकर गुजरती है, तो के का मान ज्ञात करें। बिंदु 3 2 से होकर गुजरने का मतलब है कि ये x और y के आपके मान हैं। तो यहाँ पर अब इनको पुट कर देंगे। तो इसमें जैसे आप x और y के मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 3 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 × 2 बराबर मिलेगा आपको यहाँ पर 6 के। तो यहाँ पर 3 के बराबर किसके हो जाएगा, 6 + 6, ये 3 × 2 मल्टीप्लाई होकर इस तरफ चला जाएगा। तो 12/3 के कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको 4 है। तो इस तरीके से आंसर आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनयन कोण, एक आपका उन्नयन कोण होता है, एक आपका अवनयन कोण होता है 60 डिग्री है। तो टावर की इमारत कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको एक टावर बोला गया, इस प्रकार से आपका क्या है, एक टावर है, इसके अवनयन कोण आपको दिया गया है। जैसे इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर बना लें, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो अवनयन कोण आपका कौन सा होगा, ये वाला ऊपर वाला जो आपका कोण है, ये आपका क्या है, अवनयन कोण, ये आपको 60 डिग्री दिया गया है। अगर इसका नाम हम क्या दे दें, यहाँ पर ABC है। यहाँ पर क्या बोला गया, 32√3 मीटर ऊंचा एक टावर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 32√3 मीटर है। अब यहाँ पर ये 60 डिग्री आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी जेड आकृति बनती है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू लगा देंगे। tan 60 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर होता है tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, यानी कि AC बटे यहाँ पर AB हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AC कितना है आपका, 32√3 है बटे यहाँ पर AB। तो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, AB यहाँ चला जाएगा, तो AB आपको क्या मिलेगा, 32 है। अब हमसे क्या पूछा गया था, टावर से इमारत की कितनी दूरी है। तो यहाँ पर एक आपका जो टावर लगा है, इससे इमारत की ये दूरी आपसे पूछी गई थी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, 32। तो 32 मीटर इसका आंसर होगा। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर आपको बोला गया था कि ये आपका कितना एंगल है, ये आपका 60 डिग्री है। तो आप भी जानते हैं कि tan 60 का मान आपका कितना होता है, √3/1 हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका √3 क्या है, ये आपका है लंब बटे आधार कितना है आपका 1 है, यानी कि ये मान आपका √3 के बराबर होगा और ये मान आपका 1 के। तो √3 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 32 √3 के है, तो 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 32 के। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर 32 कर सकते थे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से नॉर्मल भी आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 बराबर 0 है और 6x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं है, तो जब कोई भी हल नहीं होते हैं इक्वेशन के, तो हमें इसका मान क्या रखना पड़ता है, a1/a2 बराबर होता है ऐसी कंडीशन में b1/b2, ये नॉट इक्वल टू होगा आपका c1/c2 के। अब यहाँ पर इनका आप कंपेरिजन करें तो a1 आपका क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पर b1 आपका क्या होगा, 3 होगा, और c1 आपका क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखें 6 आपका a2 है, माइनस के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपका b2 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा आपका -7। तो इनका मान आप यहाँ पर रख दें। सिर्फ इतना पोर्शन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के जब कोई हल ना हो। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 का मान कितना है, 4 है, a2 का मान यहाँ पर कितना है आपका, 6 है। यहाँ से आप देखें इस तरफ वाले से, यहाँ पर b1 हमारा कितना है, यहाँ पर आप देखें 3 है, ये प्लस का है आपका, और यहाँ पर b2 आप देखें माइनस का k है, तो इसको आप माइनस k रख लें। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -4k बराबर मिल जाएगा आपको 3 × 6। अब 2 से कटेगा ये 2 बार और ये कट जाएगा आपका 3 बार, तो यहाँ पर मिलेगा 9/2। k क्या मिल जाएगा, -k मिलेगा आपको 9/2k। तो ये आ जाएगा आपका माइनस यहाँ से 4.5 आपको k मिल जाएगा। तो k का मान -4.5 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका कोई भी हल नहीं था, इसलिए ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। इनके आप प्रॉपर्टी सभी की देख कर जाएंगे, क्योंकि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं या फिर जो आपके इस प्रकार के समीकरण होती हैं, इन पर हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इन सभी की प्रॉपर्टी आप देख कर जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है,
एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर व्यास और परिधि की बात की जा रही है। वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी 2πr, और व्यास कितना होता है त्रिज्या का डबल, यानी कि इसको हम 2r मान लें। तो वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 अधिक है, तो सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों का अंतर कितना है 2πr में से हम माइनस कर दें 2r को, तो हमें कितने के बराबर मिल जाएगा 15 के। यहाँ से आप 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 22/7 माइनस 1, पाई का मान 22/7 है, बराबर है आपके 15 के है। आगे आप सॉल्व करेंगे तो 2r यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 यहाँ चला जाएगा, 22 माइनस 7 15 होगा, तो इंटू में मिल जाएगा 15/7 बराबर 15 के। अब 15 से 15 कट जाएगा, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2r बराबर मिल जाएगा 7 के। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है r निकालना है, तो r कितना मिल जाएगा 3.5, 7/2 कितना आएगा 3.5, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर हमसे व्यास पूछा गया होता तो 7 हमारा व्यास हो जाता। परिधि पूछी जाएगी तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, तो 2πr में इसमें मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी परिधि मिल जाएगी। यहाँ से सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो यहाँ पर r आपको मिल गया है, πr² में r का मान रख देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर बोला गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर घनाभ कुछ इस प्रकार से आपका होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर आप अपने रूम को एग्जाम्पल ले लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपका एक घनाभ होता है। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, तो इसको हम मान लें कि लंबाई हमारी यहाँ पर क्या होगी x है, यहाँ पर चौड़ाई आप मान लें, चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3x। तो अनुपात से हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान लिया है, x 2x 3x है। अब इसका यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इन सभी भुजाओं का आपको क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन में हमसे इसका आयतन पूछा गया है। आयतन आपका क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये आपका आयतन होता है। तो पहले हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ से निकालनी पड़ेगी कि कितनी होगी, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब एक ऊपर वाला क्षेत्रफल एक आपको नीचे वाला जोड़ना है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला आपको कैसे जुड़ेगा, ये दो बार आपकी लंबाई चौड़ाई हो जाती है। जैसे 2 मिल जाएंगे आपके लंबाई गुणित चौड़ाई और प्लस मिल जाएंगे आपको 2 मिलेंगे आपको लंबाई इंटू ऊंचाई और 2 मिलेंगे आपको यहाँ पर ऊंचाई इंटू चौड़ाई या फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको लिख लें। अब इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो ये बराबर आपको दिया गया है 88 के। इनकी वैल्यू आप रख दें, लंबाई आपकी x है तो x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई कितनी है आपकी 2x है, 2x हो जाएगा, प्लस लंबाई कितनी है आपकी x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3x दी गई है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ऊंचाई आपकी कितनी है 3x है और चौड़ाई आपकी 2x है, तो 2x इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x के। ये बराबर दिया गया हमें 88 के है, तो यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा 88 कट जाएगा आपका 44 बार। आगे आप देखें ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 6x² बराबर 44 के। अब इन सबको जोड़ दें आप, 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा, 11x² बराबर मिलेगा 44 के। तो 11 से 44 कटेगा आपका 4 बार, x² मिल गया हमें यहाँ से 4 है, तो यहाँ पर x क्या जाएगा x 2 है, x 2 मिल गया, तो यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता सकते हैं, ये हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो चौड़ाई 4 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, लंबाई आपकी 2 है, ऊंचाई आपकी कितनी है 6 है, चौड़ाई आपकी 4 है। तो यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 × 4 24 इंटू 2 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या मिलेगा, इसका आयतन मिलेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, किसी ठोस लंब वृत्तीय शंकु का आधार कितना है। आधार की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कितना होगा। यहाँ पर शंकु कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से, इसके आधार की त्रिज्या आपको दी गई है, तो ऐसा यहाँ पर आपको एक शंकु बन जाएगा। इसके जो आधार है इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। आगे कह दिया गया ऊंचाई 12 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर ऊंचाई, ये आपको 12 दी गई है। यहाँ पर हमसे पूछा गया पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर वाला कितना होता है πr l प्लस नीचे वाले का कितना हो जाएगा πr
आर स्क्वायर, नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर हमें पहले एल निकालना पड़ेगा, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो 12, 5 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 13 हमें क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 को जोड़ेंगे तो 169 का रूट आपको 13 मिल जाएगा। तो एल हमें 13 मिल गया। यहाँ से आपको पाई कॉमन लेना है। आर कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 13 प्लस यहाँ पर आर का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 25। अब इन सबको आप जोड़ दें, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पाई 13 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 65 प्लस यहाँ पर आपका 25 है। तो इनको जोड़ेंगे तो आपको पाई कितना मिलेगा, 90 पाई। 90 पाई कौन से ऑप्शन में, आपका बी वाले में। तो इस तरीके से आंसर आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरण में से आधार पर अंक ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, बी ए इंटू B3 बराबर दिया गया आपके 57 ए के। अब यहाँ पर आपको थोड़े से ऑप्शन देखना है। जैसे यहाँ पर आपको 3 रखा हुआ है, सबसे पहले मान रखना आपको ए का यहाँ पर और यहाँ पर समान मान रखना पड़ेगा, क्योंकि ए आपके बराबर हैं। तो पहले ऑप्शन से अगर आप देखें 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखने पर क्या आपको ये बराबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप 2 रखते हैं तो यहाँ पर इंटू में लास्ट में आपका 3 रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 गुणा 3 तो 6 होता है, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं है। अगला आप चेक करें बी वाला, यहाँ पर ए को आप 3 रखेंगे तो इसका ए भी यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 3 ऑलरेडी पहले से है, तो 3 गुणा 3 होगा तो यहाँ पर 9 मिलेगा, लेकिन 9 3 के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। अगला आप देखें, ए 5 है और बी यहाँ पर 2 है, तो ए को अगर 5 रखते हैं आप, इंटू यहाँ पर लास्ट में 3 रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका ए का मान 5 है, तो 3 गुणित 5 15 हो जाएगा, 15 का बिल्कुल 5 आएगा। तो ये अभी एक वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमें दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी जिसका मान 2 है, जो कि आपके बी का मान है। तो ए तो हमें मिल गया है, दोनों ऑप्शन से 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ पर हमें ए मिल गया है। तो हम पहले ए को यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B5 इंटू यहाँ पर मिल जाएगा आपको B3 बराबर 5 7 5। अब बी का हम क्या मान रखें कि हमें यहाँ पर 5 7 5 मिल जाए। तो बी का एक मान 2 है और एक मान आपका 3 है। अगर आप 3 मान रखते हैं तो आप देखेंगे 35 गुणित 33, 30 गुणित 30 आपका ही 900 हो जाता है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाला मान यहाँ पर आपका नहीं हो सकता। सी वाला ही इसका आपका आंसर होगा। 2 यहाँ पर बी का मान आपको रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। ये अगर चीजें आपकी बराबर हैं तो आपको x निकालना है। 60/75 किसके बराबर दिया गया आपको, 4/x के, तो इससे कट जाएगा आपको 15 बार, 15 से कटेगा आपको 5 बार, तो यहाँ पर x बराबर किसके मिल जाएगा आपको, 5 के। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। डी वाला आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, √5 की पावर n बराबर 625 है, तो इसको भी हम 5 की पावर में लिख लेंगे। तो 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 25। 5 की पावर 2 ये होता है आपको, 5 की पावर 2 ये होता है, तो टोटल 5 की पावर 4 मिल जाएगी। तो यहाँ पर √5 की पावर n बराबर क्या मिल जाएगा, 5 की पावर 4। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 5 की पावर n बराबर मिल जाएगा 5 की पावर 4 और इसका वर्ग हो जाएगा, तो 5 की पावर ये 8 बन जाएगा, 5 की पावर 8। अब यहाँ पर आधार आपके समान है, दोनों जगह 5 है, तो n का मान क्या हो जाएगा, ये पावर आपकी बराबर हो जाएंगी, तो n का मान हमें 8 मिल जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्त एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 5 और 210 हैं। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच हैं तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपकी रखी गई है कि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है। पहले क्या क्या आपको दिया गया है, एचसीएफ आपका कितना है, एचसीएफ 5 है और एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम 210 है। अब यहाँ पर एचसीएफ का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम दो संख्याएं मानेंगे उनका एचसीएफ 5 होना चाहिए। तो संख्याओं को हम ऐसा मान लें कि पहली संख्या आपकी 5x है और दूसरी आपकी 5y है। अब इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 5 दोनों में कॉमन है, एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लें। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर है हमारे यहाँ पर 210 के, तो यहाँ पर 5 से कितनी बार कट जाएगा, 42 बार। x इंटू बाई कितना मिल गया हमें, 42 है। और यहाँ पर हमसे संख्याएं क्या बोली गई हैं, 25 और यहाँ पर 40 के बीच है।
तो x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं कि 42 आ जाए। तो एक तो आप इसका मान 1 और 42 रख सकते हैं, और एक मान आप 6 और 7 रख सकते हैं, एक मान आप रख सकते हैं 2 और 21। तो ये मान यहाँ पर आप रख सकते हैं। लेकिन अगर y का मान आप पहले ऑप्शन से 42 रखते हैं तो यहाँ पर ये 5 बाई 5 गुणित 42 करेंगे तो 2540 के बाहर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2540 के बीच आपकी संख्याएं हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप नहीं रख सकते हैं। अगला लास्ट वाला आप देखें, यहाँ पर अगर आप 21 रखेंगे तो ये भी आपके 2540 के बाहर चला जाएगा, जबकि संख्या 2540 के बीच है। तो आपको 6 और 7 वाला ऑप्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। जब आप 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 35। 30 और 35 दोनों संख्याएं आपकी क्या हैं, 25 और 40 के बीच हैं। तो ये दोनों संख्याएं मिल गई, इन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो योग कितना हो जाएगा आपका 65। बी वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात आपका कितना हो जाए, 16:1 हो जाए। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया आपको, 25 लीटर है, इसमें आपका दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात आपका कितना है 4:1, यानी कि इसको हमें 5 भाग में बांटना है। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 का 5 हो जाएगा। दूध आपका 20 लीटर है और यहाँ पर पानी आपका 5 लीटर है। अब हमसे क्या बोला गया कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए, 16 और 5। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हमने x दूध मिला दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 + x लीटर बटे यहाँ पर पानी आपका कितना है 5 है, ये बराबर हो जाएगा आपके 16/1 के। अब यहाँ पर आप पानी ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर यहाँ पर आप टोटल मिश्रण लेंगे तो यहाँ पर भी आपको टोटल मिश्रण लेना पड़ेगा। जैसे कि आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, बराबर आएगा आपका 20 + x के। तो x यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 60 लीटर है। क्लियर है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अनुपात से 4:1 पहले था और बाद में आपका कितना हो गया 16:1 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या चीज़ मिलानी है, इसमें दूध मिलाना है, यानी कि पानी का मान समान रखना है। तो ये वाला मान आपको समान रखना है जो कि आपका समान है। तो यहाँ पर 4 से कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है, और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, टोटल 4 और 1 5 का मान कितना है 25 है, क्योंकि 4:1 में है तो 1 का मान यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो 12 का मान आप 60 आंसर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 यहाँ पर बढ़ाना पड़ रहा है और 1 का मान 5 है, तो 12 का मान आपका 60 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंस सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।